हेलो बच्चों, सीरीज ऑफ वीडियोस चल रही है अबाउट क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 5 है, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यहाँ पर हम लोग ने सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसके बारे में डिटेल में देख रहे हैं। कुछ ऑर्गेनल्स को हमने कवर कर लिया है, जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक की चीजें हमने कवर कर लिया है, उनके डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड डिटेल फंक्शंस के बारे में कवर कर लिया है, जिसकी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसका नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड वन इज लाइसोसोम्स के बारे में। इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, किस तरह से ये हमारे सेल्स में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें लोग बात करने वाले हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स के बारे में। So Golgi complex, let's start it. So Golgi complex is also known as Golgi apparatus. इसको Golgi apparatus के नाम से जाना जाता है या Golgi body के बारे में, बॉडी के भी नाम से जाना जाता है। अब इसको Golgi body या Golgi apparatus क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी किया था एक साइंटिस्ट ने किया था, इसका नाम था कैमिलियो गोल्गी। तो उनके रिस्पेक्ट में इन 1898 में इन्होंने डिस्कवर किया था। सो उनके रिस्पेक्ट में उस ऑर्गेनल को नाम दिया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी। अलग अलग लोग अलग टर्म करते हैं ना। अब ये दिखता कैसा या अरेंजमेंट कैसा होता है, तो जिस तरह से जो पिछले वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा कि वो भी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड सैक। सिमिलरली ये भी गोल्जी एपरेटस जो होता है वो क्या होता है, वो भी देखो sac like structure दिख रहा है। So Golgi complex essentially consists of stacks of membranous sacs which is called as cisternae। तो देखो ये आपको sac दिख रहा होगा 1 2 3 4 5। So there are different sacs which are arranged in parallel। सारे sacs क्या हुए, ये sac सारे sac है, ये क्या हो गए, पैरेलली एक दूसरे के अरेंज होते हैं एंड इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिस्टर्ने बोलते हैं। ये जो दिस इज सिस्टर्ने। नाउ ये सिस्टर्ने का जो साइज है वो वेरी करता है फ्रॉम 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डिपेंडिंग अपॉन लोकेशंस एंड ऑर्गेनल्स, किस ऑर्गेनल्स में है। इसका जो साइज है, इसका जो ल्यूमेन, सिस्टर का जो ल्यूमेन है सिस्टर्ने का, वो क्या करता है, वेरी करता है। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें बेसिकली आपको दो टाइप के देखेंगे, मीन्स दो रीजन्स होते हैं बेसिकली। देखो एक रीजन, ये रीजन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर या न्यूक्लियस की तरफ होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। इस एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस फेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिस फेस। रिसीविंग साइड ऑफ गोल्जी बॉडी एपरेटस नोन एज सिस। ये इस तरफ न्यूक्लियस और सिस, जो भी एरिया जो फेस करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज सिस फेस। उसका अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, ट्रांस फेस, जो कि मेम्ब्रेन की तरफ क्या करता है, फेस करता है। अब देखो इस डायग्राम में आपको दिखा रहा है कि देखो न्यू वेसिकल्स क्या होते हैं, इससे फॉर्म होते हैं और यही वेसिकल्स हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। जब हम उसका फंक्शन देखेंगे तो वहां पे हम लोग को डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन नंबर ऑफ सिस्टर्ने वेरीज। सो अलग अलग सेल्स में इसका जो नंबर है, जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 सिस्टर्ने पाए गए, तो अलग अलग सेल्स में जो नंबर है ये क्या करता है, वेरी करता है। सिस फेस क्या है, ट्रांस फेस क्या है, इसके बारे में देख लिया। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स दैट पिंच ऑफ फ्रॉम ट्रांजिशनल ईआर मर्ज विद सिस फेस गोल्जी सिस्टर्ने and add its to a cyst content into the lumen। तो देखो होता क्या है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहां पर समझो अपना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो एंड है वो कनेक्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सो यहां से जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, उस प्रोटीन और सिंथेसाइज को ये आता है कहां पर, गोल्जी एपरेटस में। देन यहां पर आने के बाद वो ल्यूमेन में एंटर करता है एंड देन फिर यहां से सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये प्रेजेंट कहां होता है, सो बेसिकली इट प्रेजेंट नियर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, ये बहुत ही नजदीक में पाया जाता है। अब इसके फंक्शंस क्या है, देखो
जिस तरह से हमने देखा एंडोप्लाज्मिक क्या बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बना रहा था प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को, तो ये उससे कनेक्टेड है। तो उसके आगे की जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो कहां पर होता है, वो होता है हमारे गोल्जी एपेटस में। सो प्रोटीन्स ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोप्रोटीन में, कहां पर, इन गोल्जी बॉडीज में। लिपिड्स ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोलिपिड्स में। तो इन दोनों का जो सिंथेसिस है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का जो सिंथेसिस है वो कहां पर होता है, तो वो होता है गोल्जी एपेटस में। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो फॉर्म हुए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका मॉडिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ में कुछ इसके ओन सिक्रेशंस भी होते हैं, कुछ चीजें खुद भी सिक्रीट करता है। जैसे इन मेनी प्लांट्स इट प्रोड्यूस नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स लाइक पेक्टिन। सो प्लांट्स में पेक्टिन के सिंथेसिस में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो गोल्जी बॉडीज का पहला ये मॉडिफिकेशन करता है। अदर देन दैट इट्स ऑल्सो इन प्लांट्स में वो अलग फंक्शन करता है, ऐसे पेक्टिन के फॉर्मेशन। सेकेंड, सिमिलरली all products of Golgi complex have sister name from trans phase of transport vehicle। मैंने आपको पहले ही समझाया इस डायग्राम में ही कि यहां से जितना भी चीजें हैं वो ट्रांस फेज से क्या होता है, सिक्रेटरी वेसिकल के थ्रू क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द टारगेट ऑर्गन। जो भी टारगेट ऑर्गन रहेगा, जहां इसको लेके जाना रहेगा, उस टारगेट ऑर्गन पर लेके जाने के लिए, उस टारगेट ऑर्गन पर लेके जाने के लिए ये वेसिकल, जो वेसिकल है वो रिलीज करता है। वो कहां से रिलीज करता है, हमेशा ट्रांस फेज से रिलीज करता है। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के सिंथेसिस में। तो ये था अबाउट गोल्जी एपेटस के बारे में। फिर से एक बार जस्ट मैं क्विक रिवाइज करूं तो कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था इन 1898 में। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पैरेलली अरेंज होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा अरेंज होता है। इस एक लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टरने बोलते हैं, जिसका विड्थ 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। इसका जो नंबर है वो भी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन एंड लोकेशन के हिसाब से। दो फेसेस होते हैं, एक सिस फेस होता है जो कि न्यूक्लियस की तरफ या टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, एंड एक होता है जो कि मेम्ब्रेन की तरफ होता है। मेन फंक्शन इसका ट्रांसपोर्टेशन है। ये मॉडिफिकेशन ऑफ जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आए थे उसका मॉडिफिकेशन करता है। कुछ ओन सिक्रेशन करता है, जैसे पेक्टिन का सिक्रेट करता है, देन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का सिंथेसिस का ये साइट होता है। तो ये था अबाउट गोल्जी एपेटस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए, ये तो था गोल्जी एपेटस के बारे में या गोल्जी बॉडीज के बारे में। ना अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑर्गेनल्स विच इज नोन एज लाइजोसोम्स, जिसका हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं। अब ये सुसाइड बैग क्या है ये हम लोग देखेंगे आगे। तो लाइजोसोम्स बेसिकली ये क्या करता है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। देखो ये एक ऑर्गेनल जिसको क्या है, मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, और ये इंजाइम्स हेल्प करते हैं इन डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। जिस तरह से जब एक बिल्डिंग या कोई भी प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, उसको डिसमेंटल करते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म से उसको रॉ मटेरियल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, रिवर्ट बैक करते हैं। सो जो सेल ऑर्गेनल्स है जिनका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो चुका है, या फिर कुछ उनके अंदर फॉल्टी सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको डिसमेंटल करने के लिए और उनको रीस्ट्रक्चर करने के लिए जो ऑर्गन यूज होता है, जो ऑर्गेनल यूज होता है, वो होता है लाइजोसोम्स। So basically it is a dismantling and restructuring unit है। अब इसके अंदर होता क्या है, सो इसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होते हैं जो कि कहते हैं हाइड्रोलाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे कौन कौन से इंजाइम है, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए अमाइलेज होता है, प्रोटीएज को ब्रेक करने के लिए, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीएज है, लिपिड्स को ब्रेक करने के लिए लाइपेज है। सो ब्रेकिंग एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव, मैक्सिमम टाइम एक्टिव कब होता है, ये एक्टिव होता है जब एसिडिक पीएच होता है। सेकेंड, आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम का एक्शन हो गया तो लाइसोसोम्स क्या होता है, वो फिर से रीफॉर्म हो जाता है एंड रीयूज होता है। मींस सिक्रीट करता है,
बाद में फंक्शन हो गया तो फिर से क्या करता है, लाइसोसोम्स फॉर्म कर लेता है। तो ये देखो यहाँ पे लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी गोल्गी एपेरेटस है, लाइसोसोम्स उसको क्या कर रहा है, उसको किल कर रहा है एंड देन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिसमेंटलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, दो टाइप के लाइसोसोम्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स, एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम को बोलते हैं इमेच्योर बोल सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो एंजाइम है, जो एंजाइम्स प्रेजेंस है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, मींस एक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो वो किसी चीज का लाइज नहीं, किसी को ब्रेक डाउन नहीं करते। लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं, जिनको हम लोग हाइब्रिड लाइसोसोम्स बोलते हैं, ये कब बनते हैं, जब यही प्राइमरी लाइसोसोम्स, जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है, ये फ्यूज होता है किसके साथ में, लाइसोसोम फ्यूज होता है एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ में। किसके साथ में, एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ में जब ये फ्यूज होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। एंड ऑल्सो जो कंटेन करता है इस जिस मटेरियल को डाइजेस्ट करना है उस मटेरियल को क्या करता है, वो अपने साथ में कंटेन करता है। इसका जो साइज होता है वो प्राइमरी लाइसोसोम से ग्रेटर देन होता है, उसका जो साइज होता है वो प्राइमरी लाइसोसोम से बड़ा होता है। तो ये था अबाउट स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। यही प्राइमरी लाइसोसोम्स जो लाइसोसोम्स एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ फ्यूज होकर बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, जिसका साइज क्या होता है, लार्जर होता है, जिसके अंदर एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब वो लाइसोसोम्स जो एक्चुअल में डाइजेशन करता है, जो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ सेल, ओन सेल को डाइजेस्ट करता है या ओन ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, ऐसे लाइसोसोम्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स या फिर सुसाइड बैग्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया सुसाइड बैग्स। सो ऐसे लाइसोसोम्स जो खुद के सेल का या खुद के मॉलिक्यूल को डैमेज करते हो या उसको डाइजेस्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोफेजिक vesicles. These autophagic vesicles are essentially consist of lysosomes. अब ये ऑटोफेजिक वेसिकल्स में क्या होता है, लाइसोसोम्स होता है विथ मेम्ब्रेन बाउंड ओल्ड सेल, जिस सेल को डिस्ट्रॉय करना है वो, या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको रिसाइकल करना है। तो ऑटोफेजिक वेसिकल्स मींस क्या हो गया, लाइसोसोम्स प्लस जिस मटेरियल को हमने डिस्ट्रॉय करना है, इन दोनों को मिला के बनता है ऑटोफेजिक वेसिकल्स। अब लाइसोसोम्स होता है वो दो तरह से डाइजेस्ट करता है। इसका काम बेसिकली क्या है, डाइजेस्ट करना मींस ब्रेक करना। ये जो ब्रेक करता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर, इंट्रा मींस इनसाइड, एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड। सो ये जो डिस्ट्रक्शन है वो इनसाइड मटेरियल करता है एंड एक्स्ट्रा वाला क्या करता है, उसका आउटसाइड के मटेरियल को करता है। नाउ इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन होता है इट इज बाय ऑटोफेजिक वेसिकल्स। जो ऑटोफेजिक वेसिकल्स के बारे में देखा, सेकेंडरी लाइसोसोम्स ये करते हैं, जो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं फॉरेन मटेरियल को बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मींस क्या करता है, उनको इंगल्फ करता है। अब इंगल्फ वाला हमने पढ़ा है कि जो मैक्रोफाजेस होते हैं, जो ह्यूमन ब्लड्स में होते हैं, वो मैक्रोफाजेस क्या करते हैं, फॉरेन बॉडीज को, समझे फॉरेन बॉडी है उसको इंगल्फ करते हैं, उसको चॉप करते हैं, ब्रेक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड वैक्यूल इन अमीबा या फिर मैक्रोफाजेस इन ह्यूमन ब्लड दैट इंगल्फ और डिस्ट्रॉय द हार्मोनल माइक्रोब्स आफ्टर इंटर इनटू बॉडी। तो कोई भी हार्मफुल माइक्रोब्स जब बॉडी के अंदर इंटर करता है, सो मैक्रोफेज क्या करता है, उसको इंगल्फ करता है और उसको चॉप करके उसको डाइजेस्ट करता है। सो दिस काइंड ऑफ डाइजेशन इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दूसरा टाइप है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड। अब आउटसाइड कैसे होगा, तो भैया देखो सिंपल सा है, ये लाइसोसोम्स है, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे ये लाइसोसोम्स है, तो ये क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, लाइसोसोमल एंजाइम को, और बाद में ये एंजाइम्स आसपास में जिनको भी जो भी टारगेट है उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसका एग्जांपल अगर लेंगे तो जो हमारा स्पर्म होता है, अगर मैं स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से होता है, एंड इसके ऊपर यहां पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है।
यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, उसको ओवम में फर्टिलाइज होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो यहाँ पर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन का काम होता है। वहां पर इसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं आउटसाइड द सेल, जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रोसोम। सो एक्रोसोम विच इज कैप लाइक स्ट्रक्चर इन ह्यूमन स्पर्म इज मॉडिफाइड लाइसोसोम्स होता है, जो कि कंटेन करता है एंजाइम नोन एज हायालुरोनिडेज। क्या एंजाइम का नाम है, हायालुरोनिडेज। ये एंजाइम क्या करता है, अबाउट फर्टिलाइजेशन बाय डिसॉल्विंग द लेयर ऑफ ओवम। ये ओवम के लेयर को, ओवम के जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता। तो ये था एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में। एक बार मैं क्विक रिवाइज करूं तो लाइसोसोम्स जो है वो डिसमेंटलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। ये इसके प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, दो टाइप के लाइसोसोम्स होते हैं। ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करते हैं। दो मोड ऑफ एक्शन है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मींस क्या हो गया, बाहर की चीजों को अंदर इनसाइड द लेता है और उसको चॉप करके डाइजेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैक्रोफाजेस, जो कि फॉरेन सब्सटेंस क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं एंड उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सेकंड है एक्स्ट्रासेलुलर, जहां पर एंजाइम्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। रिलीज होने पे वो क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हायालुरोनिडेज, जो कि स्पर्म के एक्रोसोम में पाया जाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ना। ऑलवेज सम थिंग्स आर देयर जिसको हमें रिमेंबर याद रखना चाहिए कि लाइसोसोमल एंजाइम डू नॉट डाइजेस्ट देयर ओन मेम्ब्रेन। ये अपने मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि 3 डायमेंशनल जो शेप ऑफ दिस प्रोटीन प्रोबेबली प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेन। जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मेम्ब्रेन है वो बचा लेता है डाइजेस्ट होने के। अगर कभी भी एक्सीडेंटल रिलीज हो गया ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम इन लिमिटेड अमाउंट, इट डज नॉट हार्म, बिकॉज जो पीएच है, हमने बताया कि जो पीएच जो होता है ऑप्टिमम किस पे होता है, एसिडिक होता है। तो समझ लो कभी अगर लीकेज हो गया कुछ या कुछ रीजन से एक्सीडेंटल रिलीज हो गया इस लाइसोसोम एंजाइम का, तो भी ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये एसिडिक पे काम करता है और हमारे बॉडी का जो पीएच है वो कितना है, वो होता है अराउंड न्यूट्रल होता है, अराउंड 7 के आसपास होता है। सो एग्जाम्पल, इन इनसफिशियंसी ऑफ सिक्रेशन ऑफ लाइसोसोम एंजाइम, कुछ डिजीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Tay disease due to insufficiency of lipase enzyme. Brain gets impaired due to accumulation of fat. वहाँ फैट एक्यूमुलेट, क्योंकि फैट ब्रेक नहीं होता तो वहां पर फैट एक्यूमुलेट जाता है, जिससे ये डिजीज होता है। तो ये था अबाउट लाइसोसोम्स एंड गोल्गी बॉडी के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड अब अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।